वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम थोड़ा सा सेगमेंट हमारा देर से शुरू हो रहा है, थोड़ी ताख़ीर के लिए आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। मगर ये कि मौजू बड़ा अहम है और वो नफ्सियात के हवाले से मामलात पर डॉक्टर शफीक यासीन हमारे मौजूद मेहमान माहिर नफ्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे बहुत सारे सवालात हैं जो आज किए जाएंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से। और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आज आपके लिए भी लाया हूँ, अपने डॉक्टर साहब के लिए भी लेकर आए हूँ, अपने गेस्ट के लिए। तो डॉक्टर साहब को पहले वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। Thanks. डॉक्टर साहब, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं जमा कर रहा था, बहुत सारे मैं एटॉमिक हैबिट्स के हवाले से बता रहा था कि उस बहुत सारी चीज़ों का बताया गया कि छोटी छोटी सी चेंजेस करने से कितना फ़र्क पड़ सकता है। ये साइकी आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फील्ड के अंदर। अब मैं स्पोर्ट्समैन की बात करता हूँ। अभी मैं देख रहा था क्रिकेट सीरीज़, आपकी एक स्ट्रीक बनती चली जा रही है, आप हारते जा रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। तो मेरी ये समझ में आया कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है एक एथलीट के ऊपर, जब वो होता है तो वो शायद डिलीवर नहीं कर पाता। अब तो शुक्र है कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वेस्ट में और दूसरी जगहों पर। तो इसकी ये बड़ी कॉमन एक प्रैक्टिस है कि जब भी कोई एथलीट को उसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आना शुरू होता है तो उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, जो उसका कोई जो साइकोलॉजिकल इशू होता है उसको रिजॉल्व करता है और फिर रिजल्ट जो है वो मेरिकल्स की शक्ल में आते हैं। ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आज बात हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, हमारे एथलीट्स खास तौर पे मैं देखता हूँ इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। डू यू थिंक कि इसके ऊपर काम किया जाए तो रिजल्ट्स हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग? प्लीज़। डेफिनेटली यासिर, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हम जो समझते हैं कि मेंटल हेल्थ का ताल्लुक नहीं है फिज़िकल परफॉर्मेंस से, ये गलत है। क्योंकि चाहे वो फिज़िकल हेल्थ के हवाले से परफॉर्मेंस हो, कोई स्पोर्ट्समैन के हवाले से हम बात करें, तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी बहुत ही इसका गहरा ताल्लुक है इसकी परफॉर्मेंस से। कई दफ़ा एंजाइटी लेवल्स अगर हाई हो तो परफॉर्मेंस लेवल्स लो हो जाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन फोकस वो नहीं रहता, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखें, क्रिकेट को ही ले लें तो आई कोऑर्डिनेशन के साथ आर्म्स का कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं। और आपको ये अगर फुल फोकस आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो और थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर उधर हुई तो बेसिकली यू कैन मिस द बॉल, एग्जैक्टली। आपकी बिल्कुल बॉल विकेटों पे होंगी। तो आप हो सकता है कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हों, कोई सबकॉन्शियस में ऐसी सोचें हों जो आपको परेशान कर रही हैं, कोई रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हों जो कि इंसान को परेशान कर रहे हों, पिछली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई हो क्रिकेट में और पिछली हार जो है या लॉसेस जो हैं वो उसको हावी हो रही हो कि अगर मैंने इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं शायद नेक्स्ट टाइम मैच नहीं खेल सकूँगा या कोई और मुझे रिप्लेस कर देगा। इस तरह की सोचें जो हैं वो डेफिनेटली डीमोटिवेटिंग होती हैं, मोटिवेशन पे अफेक्ट्स करती हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट और कंसिस्टेंसी ऑफ मोटिवेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक अगर वन टू वन एवेल्यूएशन हो क्रिकेट टीम की या फिर किसी भी स्पोर्ट्समैन की, और छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी चेंजेस हैं लाइफस्टाइल में जो हमें लगता है कि छोटी हैं, चाहे वो स्लीप हाइजीन के हवाले से हो, चाहे वो न्यूट्रिशंस के हवाले से हो, चाहे वो ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ में जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और पास्ट हिस्ट्री है, जिसमें पास्ट हिस्ट्री ऑफ लॉसेस हैं, या कोई भी और कॉन्फ्लिक्ट आपको मुतासर कर सकता है। और उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का, फोकस का, कंसंट्रेशन का, मोटिवेशन का, ओवरऑल हैप्पीनेस का, द डे यू आर प्लेइंग एंड द मोमेंट यू आर फेसिंग अ बॉल फ्रॉम अ बॉलर। आप अगर खुश नहीं हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं हैं, और ये सारा मेंटल आपकी स्ट्रेंथ्स हैं एग्जैक्टली। जो कि आपको आगे ले जाती हैं। देखिए, रेजिलियंस है, सब्र है, बर्दाश्त है, ये सब भी तो मेंटल हेल्थ का ही हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो ज़रूरी नहीं कि आपने मसल्स ही बनाए हैं या आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है।
आप कितना दौड़ सकते हैं, ये स्किल ज़रूरी सेट भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा रिजल्ट होता। नहीं आता। एग्जैक्टली तो ये मैं समझता हूँ कि इस लेवल पर अगर काम हो तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। अच्छा, फिर इसको इवैल्यूएट किया जाता है, व्हाट मेक्स चैम्पियन अ चैम्पियन, कि क्या चीज़ें हैं जो वो करके चैम्पियन बना है। लेट्स से मैं अभी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ तो हम लोग स्पोर्ट्स लविंग नेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फेयर। हम लोग सिर्फ क्रिकेट को जानते हैं और उसी के बारे में पता है। बट मैं देखता हूँ टेनिस के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बट द ग्रेट रॉजर फेडरर, जिसको हमारे यहाँ तो फेडरर कहा जाता है, अब सही प्रोनाउंसिएशन नहीं लोगों को आती लेकिन चलें, रॉजर फेडरर जो हैं वो एक बहुत बड़े प्लेयर बने और हैं स्टिल। तो वो ये नर्व पे कंट्रोल, मैंने अगर किसी को देखा, किसी एथलीट को, जबकि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ये टीम स्पोर्ट्स है, ज़रा इसको भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि टीम स्पोर्ट्स के लिए जो 11 लोगों की काउंसलिंग करना है, क्या उससे भी रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। बट एक इंडिविजुअल को मैं देखता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि अगर कोई आपका रोल मॉडल बनाना है, नर्व कंट्रोल करना, जो क्रंच सिचुएशन के अंदर अपने इमोशंस को खास तौर पे कंट्रोल करना और फिर वो कैसे रिजल्ट्स देती है, ये रॉजर फेडरर ने प्रूव करके दिखाया है कि कैसे आप जो है वो कितनी इंटेंस सिचुएशन हो बट कामली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या वाकईतन ये सिखाया जा सकता है? वो इसकी तो एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, वो तो अभी नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन ये है कि वो चीज़ उसमें डेवलप की गई और उसके कोचेज़ ने उसके ऊपर काम किया। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से डिपेंड करता है कि राइट पर्सन, राइट कोच, राइट साइकाइट्रिस्ट, राइट साइकोलॉजिस्ट आपकी टीम को, प्लेयर को असेस कर रहा है, उसकी वीकनेसेस देख रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स जो सही से यूटिलाइज नहीं कर सक रहा उसको पॉलिश कर रहा है, उसकी वो हैबिट्स को चेंज कर रहा है जो उसके आगे हर्डल्स हैं, उसके फोकस कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहा है, और बाकी वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो अगेन रेजिस्ट कर रहे हैं आगे उसकी सक्सेस को, उसको जो है ना बेहतर बना रहा है कि वो किस तरह से उसको डील कर सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर सके और उस वक्त भूल जाए उन सब चीज़ों को और जस्ट फोकस हो उस परफॉर्मेंस पे जो कि इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पे तो हम बात कर रहे हैं लेकिन टीम लेवल पे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टीम की साइकोलॉजी होती है एग्जैक्टली। और आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप एक टीम के साथ खेल रही हैं सोच के कि मैं जो हूँ अच्छा परफॉर्म करूँगा तो हमारी टीम जीत जाएगी, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब टीम वर्क होता है तो फिर एक टीम साइकोलॉजी होती है, उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से दूसरों को असिस्ट कर रहे हैं कि वो इस मैच में या गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकें बाय योर असिस्टेंस। अब आप ज़रूरी नहीं कि बॉल लेके, फुटबॉल की बात करते हैं कि बॉल लेके अगर आप जा रहे हैं तो आप ही गोल करें, आपको किस तरह से पास करना है बॉल किस प्लेयर को, और वो टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो जस्ट मिली सेकेंड्स के अंदर वो इंसान ये डिसाइड करता है कि मैं खुद ये गोल करूँगा या किसी और को बॉल पास करूँगा। और ये टीम वर्क है, वो ये नहीं सोचता कि मेरा एक गोल कम हो जाएगा अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो, लेकिन वो ये सोचता है कि मेरे मुल्क के लिए, मेरी टीम के लिए क्या ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच के भाग रहे हो कि इंडिविजुअली मैं कितने कैचेस कर लूँगा या मैं किस तरह से इंडिविजुअली परफॉर्म करूँगा। आपको ये देखना है कि सामने किसके पास चांस है, बेहतर चांस है उस जगह पर परफॉर्म करने का, और आपको हट जाना है दूसरे के लिए, उसको चांस देना है राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई भी जाती हैं, लेकिन ये टीम लीडर का भी काम होता है, कैप्टन का भी काम होता है कि वो किस तरह से अपनी टीम को लेके चल रहा है। यही काम कर रहा होता है बेसिकली। टीम को लीड करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि सामने खड़ा हो गए, ज़्यादा इश्तिहारात मिल गए तो हमारे यहाँ तो नॉनसेंस है अनफॉर्चुनेटली। मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था, आपको ज़्यादा इसके बारे में इल्म है कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री, आप उसको मान लीजिए, वैसे तो कॉन्टिनेंट है बट एक कंट्री अगर आप उसको मान लें तो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कराची से भी कम है। शहर कराची से 2.5 करोड़ के आसपास उनकी आबादी अगर है, तो वहाँ पे दुनिया का हर स्पोर्ट्स को फॉलो किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि ये दुनिया में वाहिद एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जिस स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, मैचलेस परफॉर्मेंस होती है उनकी। उसकी रीज़न एक मैं पढ़ रहा था एक जगह में उनके बारे में कि ये कैसे चैम्पियन बने। स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स आप उठा के देख लें, लाजमी आपको एक ऐसा प्लेयर ज़रूर, हैव अ कॉफ़ी, तो आपको ज़रूर मिलेगा।
तो पता ये चला कि वहाँ पे जब ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, स्कूल लेवल से दी जाती है और पेरेंट्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उससे ये पूछा जाता है जब वो वापस आता है कि आज तुम्हारी टीम ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, और हमारे यहाँ ये होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है। तो खैर ये तो बड़ी डिटेल डिस्कशन है। फेलियर्स की अगर बात करें, हमारे केस में जब मैं स्टडी कर रहा था तो सक्सेस बिल्कुल भी हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि फेयर ऑफ लूजिंग, फेयर ऑफ ड्रॉपिंग और न जाने कितने फेयर हैं। इस चीज़ का भी प्लेयर को, मैंने एक बच्चा पाकिस्तान को सर्व करता है, नाम तो नहीं मेंशन करूँगा, उससे मैंने पूछा तो मैं, और कौन कौन से ऐसे फेयर्स हैं जिसकी वजह से तुम नहीं परफॉर्म करते। कहता है एक फेयर ये भी है कि मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे ये बताया गया है कि आपने ये कहना है कि मैं जो परफॉर्मेंस दी है ये मुझे कोच ने और मेरे कैप्टन ने मुझे बताया था तो मैंने परफॉर्म किया। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा तो अगले मैच में मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा। माशाल्लाह से ये आपकी ट्रेनिंग है। तो फिर आप कैसे इनसे परफॉर्मेंस ले सकते हैं? रिजल्ट आपके सामने, और आगे भी आपको फेलियर्स ही मिलेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि एक साइंस है। अभी आप एक सीरीज़ अभी हारे हैं रिसेंटली, अब आगे आप जाएंगे, आप छोटी छोटी टीमों से आप सीरीज़ हारते चले जाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। तो ये आपकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग एक्चुअली मैटर्स। साइकी सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो फेयर ऑफ लूजिंग है, चलें एक फेयर को अगर डिस्कस कर लें, किसी भी एथलीट को अगर फेयर ऑफ लूजिंग हो, इसको कैसे ओवरकम करें? तो फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइटी। राइट। यर्कीज डॉटसन कर्व हम बात कर रहे थे, 2-3 दफ़ा हमने इस बात का जिक्र किया कि जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी इज़ नेसेसरी फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये नहीं कि एंजाइटी का रोल नहीं है, और थोड़ा खौफ होना ज़रूरी है। एक जैसे आप कोई खवातीन पकाती हैं तो इसमें हल्दी या मिर्च जो है ना एक लेवल की चाहिए होती है, लेकिन आप उसके ऊपर चले जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे आने लगती है, आते आते फिर बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। क्योंकि अगर फियर बहुत बढ़ जाए और एंजाइटी बहुत बढ़ जाए तो आपकी परफॉर्मेंस फिर ज़ीरो पे आ जाती है। सेम अप्लाइज टू एथलीट्स एज वेल, कि अगर फियर इतना ज़्यादा है ऑफ लॉस तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली हिट करती है ज़ीरो पे। और जब वो हिट करेगी नीचे की तरफ और वो बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं होगी तो वो परफॉर्मेंस भी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी तरह से। तो ये बड़ा बहुत ज़रूरी है। फिर आपने जब ऑस्ट्रेलिया की बात की, और मैं 2000 में इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया में था जी। 5 से 25 साल पहले 18 साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे। सिडनी ओलंपिक्स मेरे ख्याल में सिडनी ओलंपिक्स भी 2000 में था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आई वॉज देयर आई सी जब वो ओलंपिक्स हुए थे सिडनी के। बल्कि जिस घर में मैं रुका हुआ था सिडनी में, हमारे घर के दरवाजे पे टॉर्च चेंज हुई थी। ओह वो जो ओलंपिक्स की, एंड आई वाज देयर एंड आई विटनेस्ड इट के प्लेयर आया टॉर्च लेके वहाँ खड़ा हुआ। हमारे नेबरहुड में जो घर थे वहाँ पर हम लोगों ने उसकी तस्वीरें बनाई। Fantastic. आगे वाला टॉर्च लेके आगे भागा और वो टॉर्च लेके जो पीछे रह गया था उसको साथ हमने फोटोग्राफ्स बनाई थी। तो उस ज़माने में जब मेडल्स मिले थे, गोल्ड मेडल्स ऑस्ट्रेलिया को, तो 2 वो छठे 7वें नंबर पे था। मैं श्योर नहीं याद आ रहा कि उसका नंबर फर्स्ट तो नहीं था, डेफिनेटली इट वाज यूएसए। लेकिन जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि पॉपुलेशन के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 वर्ल्ड में कौन है गोल्ड मेडल्स जिसने लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाज नंबर 1 बेस्ड ऑन द स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया है। नंबर ऑफ एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आई रिमेंबर इयन थॉर्प, द ग्रेट इयन थॉर्प, ऑस्ट्रेलिया को, स्टेफनी राइस, इन लोगों ने स्विमिंग के अंदर क्या कमाल किए थे। बिल्कुल, ये जिसको थॉर्पीडो कहते थे। यस तो ही वाज अ वंडरफुल स्विमर एक्चुअली, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। तो कहने की बात ये है कि मैंने देखा है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग बहुत अर्ली लेवल्स पे दी जाती है, हर लेवल की स्पोर्ट्स की। उनको इनकरेज किया जाता है कि वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहे वो खेलें, कोई भी म्यूज़िक सीखना चाहे वो सीखें, कोई लैंग्वेज दूसरी तीसरी चौथी लैंग्वेज वो सीखना चाहें वो उस पर वो उनको असिस्ट करते हैं। तो बेसिकली बच्चों की जो ग्रोथ है वो बड़ा मैटर करती है, या सीरियसली कि जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो इस तरह का स्पंज है कि वो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब कर सकता है। बच्चों को आप लैंग्वेज सिखाएं वो आराम से लैंग्वेज सीख जाएंगे। जब आप लेटर स्टेजेस में लैंग्वेज सिखाना चाहें किसी को, वो इतनी जल्दी नहीं सीखता। इसी तरह कोई भी स्किल है, बैलेंस है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल मांगता है या फिजिकल, वो यंग एज में डेवलप होता है। और यंग एज से अगर सही से ट्रेनिंग दी जाए और कोच किया जाए
तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कमाल के आते हैं। एग्जैक्टली। और ये चीज़ बड़ा हम लैक करते हैं इस कंट्री में कि हम वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते, वो ट्रेनिंग स्कूल्स में नहीं प्रोवाइड करते। हम तो एकेडमिक के हवाले से भी बहुत पीछे हैं, फिर स्पोर्ट्स को तो बहुत दूर की बात बहुत है, बहुत दूर बहुत की दूर बात की बात है। एग्जैक्टली। हम बेसिक एकेडमिक में देखा जाए तो बहुत पीछे रह गए हैं। चीटिंग करके हम पास कर रहे हैं हमने मैट्रिक खुद और कल्चर को इंट्री। प्रमोट किया है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा? आईक्यू के लेवल के हिसाब से भी हम बहुत पीछे रह गए हैं दूसरे मुल्क में। अगर एवरेज आईक्यू देखा जाए तो हमारा एक एवरेज आईक्यू एक पाकिस्तानी का एक वेस्टर्न आईक्यू से पीछे है, इसलिए कि वो इंटेलेक्चुअल अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं और शुरू से उस पर काम करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर न्यूट्रिशन से भी फ़र्क पड़ता है। एक आम न्यूट्रिशन, एक आम पब्लिक को, एक आम इंसान को क्या मिल रही है, कितने अच्छे फ्रूट्स वो खा रहा है, एग्जैक्टली। कितना अच्छा वो प्रोटीन डाइट ले सकता है, बेचारे के मसल्स कैसे डेवलप होंगे। हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन क्या हर पाकिस्तानी जो है वो अच्छी लाइफस्टाइल ले सकता है? क्या उसके पास ये फैसिलिटीज़ हैं? ये तो बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। और ये हैबिट्स हमने खुद डेवलप करनी होती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हैबिट्स हमने खुद ही आदत नहीं डाली। ईटिंग हैबिट्स बच्चों की देख लें, माशाल्लाह दुनिया में आप देखें कल्चर कैसे चेंज हो रहा है, फास्ट फूड से कैसे हटता जा रहा है, और हमारे यहाँ कैसे हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये आप देखिए, हमारे यहाँ तो प्रमोशंस में देखता हूँ, सुबह से लेकर रात तक क्रिकेट मैच आप लगा लें, होम डिलीवरी फूड वाले आपको इतने एड्स दिखाएंगे, इतने एड्स दिखाएंगे कि एक वक्त पे आप भी मजबूर हो जाएंगे कि यार चलें हम इसको ऑर्डर कर ही देते हैं। अब ये भी एक साइंस है, ये सबकॉन्शियस माइंड में आप देखते हैं ना, इश्तिहारात बार बार आपको दिखाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपको ये दिमाग में आपके सबमिट कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप खुद से इसको सारी चीज़ें खुद ब खुद रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं, ये आपको फोर्स करती हैं सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी काम नहीं किया। अच्छा, बड़ी बेसिक चीज़ है, आगे जाके ये जो इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी एक वजह भी यही है कि ये जो ईटिंग शुगर वाला जो कल्चर है, ये हमने इसको बहुत प्रमोट किया। और जब प्रमोट किया तो नतीजा आपके सामने ना, हमारी हेल्थ है, और जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। फिर वो चैंपियंस हमें नहीं मिलेंगे, फिर यही आपके पास बड़े मीडियोकर से प्लेयर्स होंगे, आप इनको फिर पेड प्रमोशंस के ज़रिए, पीआर एजेंसीज़ के ज़रिए स्टार बनाएंगे। अदरवाइज़ रियलिटी ये कि इनको ये डिलीवर नहीं कर सकते। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। जैसे भी आप देख रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा यकीनन मेरी बात, जो स्पोर्ट्स बल्कि सॉरी क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो लवर्स हैं, वो ये समझेंगे कि जो नाम आपने बना दिया है, जो आपको इश्तिहारों में नज़र आ रहा है, ये सब पीआर एजेंसीज़ की वजह से। ये चैम्पियन प्लेयर्स नहीं है, वो ये चैम्पियंस क्रिकेटर्स नहीं है जिनको लोग याद रखेंगे इनके जाने के बाद। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको इन चीज़ों का आप सहारा लेना पड़ता है। रियलिटीज़ के आपके पास अब चैम्पियंस नहीं आ रहा है, और अगर कहीं से एक आध कोई आ भी जाएगा तो आपने उसको बहुत बड़ा अपने वो करना है। अब आप देखें कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सिलसिला कैसे होगा। देखिए, बात वही है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा जी हूँ जी। कि प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे प्लेयर्स, वी नीड टू वर्क एट द लेवल जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे छोटी एज है। वो नहीं कि एक दफ़ा हम एक टीम सेलेक्ट कर चुके हैं फिर आप सिर्फ उस पर काम करें। टू बी ऑनेस्ट, हमें नंबर्स ऑफ चैम्पियंस चाहिए। एग्जैक्टली। हमें अच्छे, अब मैं चाइना को देख रहा था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में जिस तरह से एक ग्रुप परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो किसी डांस का हो, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे जी वो कोई भी एक्सरसाइज हो या कोई भी परफॉर्मेंस हो, जी। उनका बैलेंस, उनका जो वो जिस तरह से आई कोऑर्डिनेशन और फोकस है उनका, उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल है। इवन वेस्ट जो है हैरान रह जाता है कि किस जी। तरह से ये छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह से ट्रेंड हैं कि वो कंसिस्टेंटली जो है वो एक बॉल को अगर ड्रिबल कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन के साथ कितनी देर तक कर एग्जैक्टली। सकते हैं। और वो 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, शुरू के लेवल पे ट्रेन करते हैं, और उनको इस तरह से उसकी अपग्रेडिंग है कि वो सिर्फ एकेडमिकली नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। इसीलिए देखें आप उनके एथलीट्स जो हैं वो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमें भी बेसिकली चाहिए कि बहुत अर्ली स्टेज पे बच्चों में उनके न्यूट्रिशन की, उनकी हैबिट्स, उनकी स्लीपिंग हैबिट। आप अभी बात कर रहे थे फास्ट फूड की, ये मैंने विटनेस किया। अभी एक आध दिन पहले मैं मैकडोनल्ड्स गया था,
और वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ बैठा हुआ था तो जो बच्चे अंदर आ रहे थे, मुझे अफसोस हो रहा था कि ओबेसिटी इतनी ज़्यादा इतनी है, ज़्यादा हो रही है। इतने बड़े बड़े बर्गर्स, ऐसे ऐसे फास्ट फूड खा रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत रेगुलरली जाते हैं या मंगवाते हैं जी। फूड। तो बात ये कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ड्रिफ्ट कर रहा है कि हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करने से ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 3 शायद कर रहे हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि वो शायद इतना नहीं यूटिलाइज कर रहे होंगे जितना हम हम पिज़्ज़ास कर को, रहे हैं। बर्गर्स को, फास्ट फूड को, ब्रोस्ट को, फ्राई तेल की चीज़ों को जो है ना वो कर रहे हैं यूटिलाइज। प्लस हमारी एक्टिविटी लेवल्स बहुत लो हैं, एग्जैक्टली। जो फिर उसकी वजह से डायबिटीज़ पे हम टॉप पे हैं तकरीबन वर्ल्ड टॉप पर में, आ गए। आ गए हैं। तो देखें तो हमारा हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ स्केल जो है वो कहाँ जा रहा है, और मेंटल हेल्थ भी उसके साथ बहुत बुरी तरह से एग्जैक्टली। एसोसिएटेड, बहुत बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट आपको हैप्पी नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो डायबिटीज़ का शिकार है, फिर इंसुलिन लगा रहा है, दवाइयों पर है, फिजिकल हेल्थ उसकी कॉम्प्रोमाइज़ है, बार बार पेशाब के लिए उठ रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब है। तो जब ये इस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्लेजेंट डे और अ वेरी फ्रेश डे फॉर दैट पर्सन। वो उठेगा, उसको दिन में भी नींद आ रही होगी, वो दिन में भी कमज़ोरी महसूस कर रहा होगा, इतना अच्छा फोकस नहीं होगा जब ग्लूकोज लेवल्स आपके फ्लक्चुएट करते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि ब्रेन की जो मेन खुराक है वो ग्लूकोज है, वो प्रोटीन नहीं है, वो फैट नहीं है, वो एग्जैक्टली। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वेरी राइट। और जो ग्लूकोज फ्लक्चुएशन है वो आपके फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। वेरी राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं यासिर जो कि इंटरलिंक्ड हैं। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक फिजिकल हेल्थ से, और फिजिकल हेल्थ का ताल्लुक मेंटल हेल्थ से, दोनों को लेके बैलेंस लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। हम एक विंग पे काम करते हैं, शायद दूसरे विंग पे नहीं काम करते, या तो दोनों विंग्स में ही प्रॉब्लम है, तो आपकी उड़ान सही नहीं हो सकती। ये उसी तरह है कि बर्ड्स को 2 विंग्स चाहिए उड़ने के लिए, या प्लेन को चाहिए 2 विंग्स उड़ने के लिए, पर हम समझते हैं कि एक विंग इज़ इनफ। दैट्स नॉट अच्छा, इनफ। हमारे हमें चीज़ें बड़ी देर से हम रियलाइज़ करते हैं। मैं भी अभी ऑस्ट्रेलिया से बात हो रही थी, तो एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वैसे मैं उनको ज़्यादा नहीं सुनता क्योंकि आई मीन आई एम वेरी सॉरी, आई शुडंट बी, नॉनसेंस ही बातें कर रहे होते हैं। वाइफ उनकी ऑस्ट्रेलियन है, वेरी फेमस फास्ट बॉलर है। उनको अब मैं देखता हूँ अपनी वो वीडियोस, हर वक्त जिम में, इसमें उसमें, हर वक्त वर्किंग करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए एंड ऑल, ये कर रहे थे। तो मैं व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं इधर ये कराची में मैच हो रहा था, और आई रिमेंबर जब मैंने उनको देखा था तो उनकी वेस्ट जो थी वो इतनी बड़ी थी, पेट उतना इतना बड़ा था, यही जिनका मैं आपको बता रहा हूँ साहब का, और ये एक बेल्ट लगाते थे उसको कंट्रोल करने के लिए, और ही कुड हार्डली मूव। बट वो फास्ट बॉलर थे और कर रहे थे, कैसे कर रहे थे वो तो शायद उनके स्किल थे। बट अब नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि फ़िटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और एवरी नाउ एंड देन वो ये कहते हैं कि जी मैं काश उस वक्त इसको समझ गया होता कि फ़िटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज पता नहीं क्या कर चुका होता। तो ये हमारे लोगों का प्रॉब्लम है, बड़ी देर से फिर रियलाइज़ होता है, और जब होता है तो फिर टाइम ओवर हो चुका होता है कि काश उस वक्त ये सारी चीज़ें की होती। तो अभी से क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? अभी भी आपकी जो प्लेइंग 11 है फिटनेस का, आप लेवल जाकर देख लें, अभी बात क्योंकि स्पोर्ट्स पे हो रही है, जाके देखें, पैथेटिक। पता ही नहीं है, पूरी दुनिया में आप एथलीट्स को देखें, वो फिटनेस के एक ऐसे रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, और आपके यहाँ वो कल्चर है ही नहीं। तो जब ज़ाहिर है स्कूल लेवल पे नहीं है, तो इवेंचुअली फिर यही है आपके पास। क्या ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आप रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। आई हैव अ लवली चाइल्ड जो इस वक्त एडमिट हुआ हुआ है मेरे पास हॉस्पिटल में। ही इज़ जस्ट 13, 7th ग्रेड का स्टूडेंट है, एंड गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अच्छा। लेकिन इश्यूज क्या थे कि एब्सेंस ऑफ फादर, बाहर था, ओवरसीज था फादर, और मदर भी ट्राई कर रही थी कि उसको मॉनिटर करे और देखे किसी तरह कि वो उसका ब्रॉडअप सही हो रहा है। लेकिन बच्चों की गैदरिंग में ऐसे मिक्स हुआ, और कटी पहाड़ी से बच्चे आए क्रिकेट खेलने के लिए, और उन्होंने कहा चलो यार ये ड्रग्स ट्राई करो, और उफ। तो एंड ऑफ द डे ये ब्राइट बच्चा जो कि अच्छी फैमिली के, अच्छी बैकग्राउंड का, जो अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है, बाप पूरी तरह से हर तरह से कोशिश कर रहा है कि उसको इस तरह से डेवलप करे कि वो अच्छा एथलीट बन जाए, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए एकेडमिकली भी, लेकिन ही एंडेड अप इन द हॉस्पिटल।
और ही शार्प, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, ही इज़ माशाल्लाह, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और मैं उसको ये समझा रहा था कि बेटा ये गलती हो गई, छोड़ो, आगे का सोचो, अपनी उसको चेंज करो, अपनी हैबिट्स को चेंज करो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो और आगे ऐसी गलती नहीं करना। लेकिन बात ये है हमारे यंगस्टर्स में, और यंगस्टर्स बड़े इम्पॉर्टेंट है यासिर, इसलिए जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, देखिए हमारी एज, मेरी एज तो गुजर गई, अब मैं एथलीट की बात, अपने लिए परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकता इतना ठीक है, अभी भी मुझे हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हमें आगे का देखना है कि हमारी यंग जनरेशन जो है ना पाकिस्तान की, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एग्जैक्टली। उनके पास बहुत टाइम है, आगे फ्यूचर है उनके पास, और ये फ्यूचर जो है ना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब वो अच्छा उनका ब्रॉटअप होगा, एकेडमिकली वो स्ट्रांग होंगे, वो अपनी एजुकेशन को अच्छा बनाएंगे, वो अपने स्किल्स को बेहतर करेंगे, वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल्स ले सकेंगे, और प्लस वो अच्छे फिजिकली फिट होंगे और मेंटली फिट होंगे, तो फिर हमारे पास चैम्पियंस होंगे फ्यूचर में। दैट्स वी वेरी वांट वर्ड। अ गुड पाकिस्तान, एग्जैक्टली। हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। तो हमें अच्छे यंगस्टर्स चाहिए, बच्चे चाहिए जो कि अब सीख सकते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो सकता है, उन पे काम हो सकता है, वही वही उनको इस नशे से और प्रॉब्लम से दूर किया जाए। दूर किया जा सकता है बिल्कुल ये। जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो फिर आप डेफिनेटली इन चीज़ों से बच सकेंगे। वेल डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, मुख्तसर वक्त में आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन इंशाल्लाह इसको आगे कैरी करेंगे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं क्योंकि इस स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज़ और ये भी इसका बड़ा ह्यूमन साइकी से गहरा ताल्लुक है, तो इसको हमने कोशिश की आज डिस्कस करें और आगे भी करेंगे। वेल थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वक्त यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।